हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है उत्तराखंड सर्किल में 2022 में जो एमटीएस एग्जाम, पोस्टमैन एग्जाम या जो मेल गार्ड एग्जाम हुआ था, आज हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज का पहला प्रश्न है, एक व्यक्ति जो मनी ऑर्डर भेजता है क्या कहलाता है, यानी कि मनी ऑर्डर भेजने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये पूछा गया है, यानी कि जो मनी ऑर्डर का भेजने वाला व्यक्ति है, प्रेषक जिसे कहते हैं हम लोग, सेंडर जैसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, उससे मनी ऑर्डर जब भेजते हैं तो उस लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। मनी ऑर्डर की लैंग्वेज में मनी ऑर्डर भेजने वाले को रेमिटर कहते हैं, जैसे प्रेषक को इंग्लिश में सेंडर कहते हैं, इसमें ईआर लास्ट में है। उसी तरीके से आप लोग ध्यान रख सकते हैं कि रेमिटर में भी लास्ट में ईआर है, इस तरीके से आप लोग इसको पकड़ सकते हैं। वही बात करें किसी मनी ऑर्डर को पाने वाले व्यक्ति के बारे में बात करें, पाने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं, तो किसी भी आर्टिकल को पाने वाले व्यक्ति को कहते हैं प्राप्तकर्ता, यानी कि उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, उसको इंग्लिश में एड्रेसी बोला जाता है। मनी ऑर्डर की लैंग्वेज में बात करें तो पाने वाले व्यक्ति को पेई कहते हैं। इस तरीके से यहाँ पर डबल ई है लास्ट में, एड्रेसी। उसी तरीके से मनी ऑर्डर की लैंग्वेज में पाने वाले को पेई कहते हैं, इसमें भी डबल ई है। इस चीज से आप लोग इसको पकड़ सकते हैं। तो आपको पता चल गया होगा मनी ऑर्डर भेजने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। मनी ऑर्डर भेजने वाले व्यक्ति को कहते हैं रेमिटर, पाने वाले को कहते हैं पेई। मनी ऑर्डर से संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट ये है कि ईएमओ कम से कम ₹1 का, यानी कि न्यूनतम ईएमओ, न्यूनतम इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर ईएमओ ₹1 का भेजा जा सकता है। अधिकतम ₹5000 तक का एक ईएमओ भेजा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ₹5000 से ज्यादा का अमाउंट एज ईएमओ भेजना है तो वो कैसे भेजेंगे, तो उसका सिंपल सा आंसर ये है, किसी व्यक्ति को ₹7000 का ईएमओ भेजना है किसी व्यक्ति के लिए, तो वो एक ईएमओ ₹5000 का और उसके अलावा एक मिनिमम ₹2000, यानी कि इस तरीके से टोटल 5 + 2 ₹7000 के मनी ऑर्डर भेजे जा सकते हैं। प्रश्न ये पूछा गया है कि जो ईएमओ है उस पर कितना कमीशन लगता है, तो एक मनी ऑर्डर पर प्रत्येक ₹20 के लिए, प्रत्येक ₹20 के लिए ₹1 एज ए कमीशन लिया जाता है। यानी कि अगर आपके मनी ऑर्डर की वैल्यू ₹20 है तो आपसे कमीशन चार्ज 21 लिया जाएगा। टोटल आपको काउंटर पर ₹21 पे करने होंगे। इस तरीके से इसकी कैलकुलेशन चलती है। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत बीमा कवर कितने रुपए का है। तो बात करें प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में, दोनों में ही जो इंश्योरेंस कवर है वो मिलता है आपको ₹2,00,000 का। ₹2,00,000 का आपको इंश्योरेंस मिलता है। बात करें प्रीमियम के बारे में, तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में जो प्रीमियम है वो है ₹330 सालाना, जो कि अब चेंज करके ₹436 सालाना कर दिया गया है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में सालाना जो प्रीमियम था वो ₹12 था, जिसे अब चेंज करके ₹20 सालाना कर दिया गया है। बात करें एज लिमिट के बारे में, तो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में एंट्री लेने वाले की जो एज है वो 18 से 50 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में एंट्री लेने वाले व्यक्ति की एज 18 से 70 के बीच में होनी चाहिए। ये प्रश्न आपसे पूछे गए हैं और इनमें से लगभग यही प्रश्न बनते हैं, तो आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, तीसरे प्रश्न में पूछा गया डांग जीवन बीमा के अंतर्गत कितने प्रकार की योजनाएं प्रदान की जाती हैं। प्रश्न आपसे यह पूछना चाह रहा है कि जो पीएलआई है उसमें टोटल कितने प्रकार की पॉलिसीज दी जाती हैं। तो इसका आंसर है कि पीएलआई में टोटल 6 प्रकार की पॉलिसीज दी जाती हैं। बात करें आरपीएलआई में, तो आरपीएलआई में टोटल 6 प्रकार की पॉलिसीज दी जाती है, 6 प्रकार की स्कीम्स हैं, इस बात का ध्यान रखें। पीएलआई के बारे में एक्स्ट्रा पॉइंट, पूरा नाम पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। मिनिमम इंश्योरेंस हम लोग पीएलआई में ₹20,000 से ले सकते हैं, यानी कि ₹20,000 की पॉलिसी ले सकते हैं। मैक्सिमम ₹50 लाख की ले सकते हैं। पीएलआई की शुरुआत 1 फरवरी 1884 में हुई थी। यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करें आरपीएलआई की, आरपीएलआई का पूरा नाम है रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। इसमें मिनिमम ₹10,000 से पॉलिसी ली जा सकती है और मैक्सिमम ₹10 लाख का इंश्योरेंस लिया जा सकता है। यहां से एक और अच्छा प्रश्न यह बनता है कि आरपीएलआई की शुरुआत किस कमेटी की सिफारिशों पर हुई थी। तो उसका आंसर है मल्होत्रा कमेटी की सिफारिशों पर आरपीएलआई की शुरुआत हुई थी। आरपीएलआई की शुरुआत कब हुई थी? तो आरपीएलआई की शुरुआत
24 मार्च 1995 में हुई थी। इन सारे क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान रखेंगे, यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चौथे प्रश्न में पूछा गया ग्रामीण डाक जीवन बीमा किस वर्ष प्रारंभ की गई। प्रश्न आपका आ गया कि आरपीएलआई की शुरुआत कब हुई थी। आरपीएलआई की शुरुआत 24 मार्च 1995 में हुई थी। ऑप्शन आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इस प्रश्न के लिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। पूरी डेट आप लोग ध्यान रखें, कई बार पूरी डेट भी पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5, पांचवें प्रश्न में पूछा गया है कि जो भारत में जो देशीय फिलेटेलिक डिपॉजिट अकाउंट है उसकी शुरुआत कब हुई थी। प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न का आप लोग फिर से एक बार समझने का प्रयास करें। आपका जो पीडीए अकाउंट है जिसे फिलेटेलिक डिपॉजिट अकाउंट कहते हैं, ये दो तरीके से खोले जा सकते हैं। पहले डोमेस्टिक यानी कि घरेलू लोगों के लिए, और दूसरा है फॉरेन यानी कि विदेशी लोगों के लिए। यानी कि पीडी अकाउंट कितने प्रकार के हो गए, पीडी अकाउंट दो प्रकार के, पहला डोमेस्टिक, दूसरा फॉरेन। डोमेस्टिक अकाउंट को मिनिमम 200 रुपए से खोला जा सकता है और फॉरेन अकाउंट को मिनिमम 1000 रुपए से खोला जा सकता है। यहां से भी प्रश्न पूछे गए, ध्यान रखेंगे। पीडीए अकाउंट का संबंध किससे है, फिलेटेलिक डिपॉजिट अकाउंट। फिलेटेलिक का मतलब हो गया फिलेटेली से संबंधित, यानी कि आपका इसका संबंध किससे होगा, स्टाम्प से संबंधित इसका हो गया। अदर फैक्ट्स की बात करें जो कि आपसे प्रश्न में भी पूछा गया, पीडीए की शुरुआत 1 अगस्त 1965 को हुई थी। आप लोग पूरी डेट याद रखें, पूरी डेट भी पूछी जा सकती है, 1 अगस्त 1965। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। इससे भी आगे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स की बात करें तो जो फिलेटेलिक डिपॉजिट अकाउंट्स हैं वो कहां पर खोले जाते हैं, तो वो फिलेटेलिक ब्यूरो में खोले जाते हैं। कहां खोले जाते हैं इस बात का भी ध्यान रखें। फिलेटेलिक के जो अकाउंट्स हैं यानी कि जो पीडीए के अकाउंट्स हैं वो कहां पर खोले जाते हैं, फिलेटेलिक डिपॉजिट अकाउंट्स फिलेटेलिक ब्यूरो पर खोले जाते हैं। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो कि ध्यान रखनी है आपको कि जो आपका पीडीए का जो अकाउंट है, जिसे डोमेस्टिक पीडीए जिसे हम लोग बोलते हैं, जिसे मिनिमम कितने रुपए से खोला जाता है, डोमेस्टिक पीडीए अकाउंट को मिनिमम 200 रुपए से हम लोग खोल सकते हैं। प्रश्न आपसे ये अच्छा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि इस 200 रुपए का जो भुगतान है वो कस्टमर कैसे कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1 में है कि मनी ऑर्डर के माध्यम से, दूसरा है चेक के माध्यम से, तीसरा ऑप्शन है कि बैंक का जो ड्राफ्ट होता है उसके माध्यम से, और नेक्स्ट है आपका कैश के माध्यम से, और लास्ट में आपको दे देता है उपरोक्त सभी। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें, जो पीडीए अकाउंट है वो मनी ऑर्डर, चेक, बैंक ड्राफ्ट, कैश के माध्यम से खोला जा सकता है। इन बातों का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। जो लोग पीडीए अकाउंट खुलवाते हैं उनकी जो सामग्री है वो रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजी जाती है। कैसे भेजी जाती है, रजिस्टर्ड यानी कि पंजीकृत पोस्ट से भेजी जाती है। और इस रजिस्ट्रेशन का जो चार्जेस है यानी कि जो रजिस्टर्ड पोस्ट है वो एक रिमार्क से मतलब गवर्नमेंट होके जाती है, फ्री ऑफ कॉस्ट जाती है। और उस पर क्या शब्द लिखा जाता है ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो उस पर लिखा हुआ होता है ऑन पोस्टल सर्विस, यानी कि आपकी जो फिलेटेलिक की जो सामग्री है वो रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेजी जाती है। कैसे भेजी जाती है, क्या इसके लिए कोई चार्ज लगता है, नहीं, ये फ्री ऑफ कॉस्ट भेजी जाती है। फ्री ऑफ कॉस्ट भेजी जाएगी तो किस के तहत भेजी जाती है, ऑन पोस्टल सर्विस, उस डाक वस्तु पर लिखा हुआ होता है, इसलिए वो फ्री ऑफ कॉस्ट भेजी जाती है। अगर सेंडर चाहे यानी कि जो व्यक्ति का पीडीए अकाउंट है, जिस व्यक्ति का पीडीए अकाउंट है यानी कि प्राप्तकर्ता का अकाउंट है, अगर वो चाहता है कि उसका जो आर्टिकल है जो रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से जनरली भेजा जाता है वो इंश्योरेंस के माध्यम से आए, यानी कि इंश्योर पोस्ट के माध्यम से आए, अगर वो व्यक्ति चाहता है कि इंश्योर पोस्ट से उसका सामान आए तो इसके लिए उनको चार्ज देने होंगे, इसके लिए उनको शुल्क देना होगा। जो भी उनका चार्ज लगेगा वो शुल्क देना होता है। और ये शुल्क कैसे कटता है ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो पीडीए अकाउंट की जो सामग्री है तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। और जब भी इंश्योरेंस करके अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि उसकी डाक इंश्योर पोस्ट के माध्यम से आए तो जो इंश्योरेंस चार्जेस हैं वो उसके अकाउंट से माइनस कर दिए जाते हैं, यानी कि उसके अकाउंट से रिकवर कर लिए जाते हैं। इन सभी एक्स्ट्रा पॉइंट्स का भी आप लोग ध्यान रखेंगे, यहां से भी प्रश्न अच्छे पूछे गए हैं। एक और अच्छे प्रश्न में छठा क्वेश्चन है कि दीनदयाल स्पर्श योजना के अंतर्गत छात्रवृत्ति राशि प्रतिवर्ष क्या है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखें डीडीएसवाई क्या है। तो डीडीएसवाई का पूरा नाम है दीनदयाल स्पर्श योजना। इसका संबंध किससे है, प्रश्न पूछा गया है। इसका संबंध बात करें फिलेटेली से, इसका संबंध है फिलेटेली से, या बात करें इसका संबंध है स्टाम्प से,
स्टाम्प से, या बात करें इसका संबंध है डाक टिकटों से। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। डीडीएसवाई का, डीडीएसवाई क्या है? तो डीडीएसवाई एक छात्रवृत्ति योजना है। किन के लिए? जो बच्चे 6वीं क्लास से 9वीं क्लास के बीच में है, 6वीं क्लास से 9वीं क्लास के बीच में जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए है। और कितने रुपए उनको स्कॉलरशिप दी जाती है? उनको स्कॉलरशिप 500 रुपए प्रति माह दी जाती है। कंफ्यूज नहीं होना है, कितनी दी जाती है? 500 रुपए प्रति माह। सालाना कितनी होगी? 500 × 12 यानी कि टोटल 6000 रुपए सालाना दी जाती है। एक और अच्छा प्रश्न क्या पूछा जाता है कि आपकी जो डीडीएसवाई है, दीनदयाल स्पर्श योजना है, जो कि एक छात्रवृत्ति स्कीम है, इसके तहत एक बच्चे को 6000 रुपए प्रतिवर्ष छात्रवृत्ति दी जाती है। इसका भुगतान कैसे किया जाता है? तो इसका भुगतान क्वार्टरली बेस पर किया जाता है। कैसे किया जाता है? तिमाही रूप से किया जाता है। यानी कि तिमाही का मतलब हो गया हर 3 महीने में। हर 3 महीने का मतलब हो गया कितने के? साल के 4 पार्ट हो जाएंगे, क्योंकि 12 महीने होते हैं एक साल में। 3 साल के अंतराल का लेंगे तो कितने टर्म हो गए उसके? एक साल के 4 टर्म हो गए। यानी कि एक तिमाही में कितने रुपए मिलेंगे? एक तिमाही में 1500 रुपए मिलेंगे, और टोटल साल में 4 तिमाहियां होती हैं, इसलिए सालाना 6000 रुपए दिए जाते हैं। किस्तों का पेमेंट कैसे किया जाता है? तिमाही रूप से खातों में किया जाता है। इन सारे क्वेश्चंस का आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वें प्रश्न में पूछा गया कि वेयर हाउसिंग सेवा किस बिजनेस की विशेषता है? वेयर हाउसेज जो सर्विसेज है वो किस बिजनेस के अंडर में मिलती है? ऑप्शन नंबर 1 में डायरेक्ट पोस्ट, ऑप्शन नंबर बी में मीडिया पोस्ट, ऑप्शन नंबर सी में बिजनेस पोस्ट, और ऑप्शन नंबर डी में लॉजिस्टिक पोस्ट। तो जो वेयरिंग हाउसेज सर्विसेज है, वेयरिंग हाउसेज सर्विसेज का क्या मतलब होता है? वेयरिंग हाउसेज सर्विसेज का मतलब ये है कि आपका कोई भी डाक वस्तु है और आप लोग चाहते हैं कि वो कहीं अन्य जगह रखी रहे। कहीं अन्य जगह से मतलब डाक विभाग की देखरेख में रखी रहे, लेकिन ना तो वो कस्टमर के पास में होनी चाहिए, और ग्राहक के पास पहुंचने से पहले जिस जगह रखी जाती है उसको कहते हैं वेयरिंग हाउसेज सर्विसेज। या आप उस तरीके से भी समझ सकते हैं इस चीज को कि माल गोदाम का क्या मतलब होता है? गोडाउन किसे बोलते हैं? गोदाम किसे बोलते हैं? कि कोई भी सामग्री आप लोग किसी अन्य जगह पर सुरक्षित रूप में रखते हैं, उसे गोदाम बोला जाता है। तो वेयरिंग हाउसेज सर्विसेज को आप माल गोदाम फैसिलिटी से कंपेयर कर सकते हैं, लगभग ऐसा ही होता है वो। तो वेयरिंग हाउसेज सर्विसेज किस में मिलती है? तो लॉजिस्टिक पोस्ट में मिलती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। लॉजिस्टिक पोस्ट क्या है? तो लॉजिस्टिक पोस्ट एक प्रीमियम सर्विसेज है। क्या है? पोस्ट ऑफिस की एक ये प्रीमियम मेल का प्रोडक्ट है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। लॉजिस्टिक पोस्ट से संबंधित 2 शब्द हैं, और वो कौन कौन से हैं? पहला है FTL, दूसरा है LTL। दोनों की मीनिंग क्या है? दोनों की मीनिंग है फुल ट्रक लोड, फुल ट्रक लोड। और LTL का मतलब क्या है? LTL का मतलब है लेस देन अ ट्रक लोड। इसका मतलब सिंपली ये होता है कि अगर किसी व्यक्ति को ज्यादा सामान भेजना है, यानी कि पूरा ट्रक का ट्रक भेजना है, तो उसका मतलब हो गया कि वो FTL सर्विस का यूज करेगा, फुल ट्रक लोड सर्विस का यूज करेगा। दूसरा LTL का क्या मतलब है? LTL का मतलब ये है कि लेस देन अ ट्रक लोड, मतलब इसका ये है कि अगर सामान कम है तो आप लोग LTL सर्विस का भी लाभ ले सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न LTL लॉजिस्टिक पोस्ट से संबंधित ये पूछा गया है कि लॉजिस्टिक पोस्ट के लिए अधिकतम वजन की सीमा क्या है? अधिकतम वजन की सीमा क्या है, यह भी पूछा गया है। क्या क्या पूछा गया है लॉजिस्टिक पोस्ट से संबंधित? अधिकतम वजन सीमा, अधिकतम वजन सीमा, और इसके अलावा न्यूनतम वजन सीमा, न्यूनतम वजन सीमा कितनी है, यह भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। तो लॉजिस्टिक पोस्ट में अगर कोई व्यक्ति अपनी डाक भेजना चाहता है तो इसके लिए कोई भी ऊपरी सीमा नहीं है, यानी कि कितने भी वजन की सामग्री भेजी जा सकती है, कितने भी वजन की सामग्री को भेजा जा सकता है। न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम का इसका आंसर हो जाएगा 50 kg। न्यूनतम कितना है? न्यूनतम कितना हो जाएगा? कम से कम कितना हो जाएगा? 50 kg। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, यहां से भी प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 8वें प्रश्न में पूछा गया कि कौन सा कार्यालय लूज बैग्स की संख्या कमी में मदद करता है, यानी कि ऐसी कौन सी ऑफिस है जो कि बैग्स को लूज करने में, यानी कि जो लूज बैग्स है उनको कम करने में मदद करता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो बेसिकली जो ट्रांजिट ऑफिस होती हैं, ट्रांजिट ऑफिस में सिंपली क्या होता है
कि वो लोग क्या करते हैं, जितने भी लूज वैक्स हैं उनकी संख्या को कम करने के लिए इनका उद्देश्य यही है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, 9वें प्रश्न में पूछा गया कि थोक ग्राहक की श्रेणी हेतु किसी ग्राहक को न्यूनतम मासिक स्पीड पोस्ट कितने रुपए की होगी। इसमें यह पूछा जा रहा है कि स्पीड पोस्ट एक सर्विस है पोस्ट ऑफिस की, इसमें थोक कस्टमर एक किसे कहते हैं यह पूछा गया, यानी कि थोक कस्टमर की परिभाषा क्या है स्पीड पोस्ट के मामले में। सिंपली आपसे यह प्रश्न पूछा गया है, तो कोई भी व्यक्ति एक महीने में, यानी कि मंथली बिजनेस, एक महीने का बिजनेस स्पीड पोस्ट के काउंटर से, एक ही स्पीड पोस्ट के काउंटर से 10,000 रुपए तक, एक महीने में 10,000 रुपए के स्पीड पोस्ट का बिजनेस अगर पोस्ट ऑफिस को देता है तो उस व्यक्ति को बल्क कस्टमर माना जाता है। ये आप लोग सबसे पहले ध्यान रखें। दूसरा बहुत अच्छा प्रश्न क्या पूछा गया है कि आप लोगों को स्पीड पोस्ट पर डिस्काउंट चाहिए, तो उसके लिए कम से कम मंथली बिजनेस कितने रुपए का होना चाहिए। तो अगर कोई व्यक्ति स्पीड पोस्ट के बिजनेस पर डिस्काउंट चाहता है तो उसको एक महीने में कम से कम 50,000 रुपए का बिजनेस पोस्ट ऑफिस को देना होगा। अगर उससे ज्यादा देते हैं तो उसके लिए अलग अलग स्पीड पोस्ट के डिस्काउंट स्ट्रक्चर्स हैं, उसको भी आप लोग पढ़ लें, वहां से भी प्रश्न पूछा जाता है। तो मिनिमम कितना होता है, मिनिमम 50,000 रुपए होता है। 50,000 रुपए का अगर कोई व्यक्ति बिजनेस देता है तब वो लोग छूट के लिए, यानी कि डिस्काउंट के लिए एलिजिबल होते हैं, योग्य होते हैं। ये भी प्रश्न पूछा गया है। मैक्सिमम स्पीड पोस्ट कितने वजन तक की जा सकती है, तो 35 किलोग्राम, इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, 10वें प्रश्न में पूछा गया कि सॉर्टिंग ऑफिस इज पार्ट ऑफ विच फंक्शनल यूनिट। सॉर्टिंग ऑफिस किसका कार्यकारी विभाग है, तो सॉर्टिंग ऑफिस होती है आरएमएस में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11वें प्रश्न में पूछा गया कि ट्रांजिट सेक्शन का इंचार्ज कौन होता है। तो ट्रांजिट सेक्शन के जो इंचार्ज है वो या तो मेल गार्ड होंगे या मेल एजेंट होंगे, दोनों में से कोई एक हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। ये क्वेश्चन रिपीट मोड में आपसे पूछा गया है, इसका भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12वां प्रश्न कई बार पूछा गया है, वो ये है कि मेल ऑफिस जो आरएमएस का एक स्थायी इकाई होता है कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो मेल ऑफिस है वो आरएमएस की कैसी ब्रांच है, स्टेशनरी ब्रांच है या चलने फिरने वाली है, स्थायी है या चलने फिरने वाली है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। मेल ऑफिस आरएमएस की एक स्टेशनरी यानी कि एक स्थायी इकाई होता है, एक स्टेशनरी यूनिट होता है। मेल ऑफिस कितने प्रकार की होती है, यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो मेल ऑफिस के प्रकार आप लोग लिख लेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, यहां से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप लोग इस प्रश्न का आंसर सही ढंग से नोट डाउन कर सकते हैं। तो मेल ऑफिस कितने प्रकार की होती है, तो मेल ऑफिस 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है मेल ऑफिस, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, पहला है सॉर्टिंग मेल ऑफिस, दूसरा कौन सा है, दूसरा है ट्रांजिट मेल ऑफिस, जिसे शॉर्ट में टीएमओ या एसएमओ के नाम से भी हम लोग जानते हैं। मेल ऑफिस कितने प्रकार की, 2 प्रकार की। कौन कौन सी, शॉर्टिंग मेल ऑफिस, दूसरा ट्रांजिट मेल ऑफिस, एसएमओ या टीएमओ के नाम से भी जिन्हें हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13वें प्रश्न में पूछा गया है सेंट्रल बैग ऑफिस इज सिचुएटेड इन विच ऑफिस। सेंट्रल बैग ऑफिस कहां अवस्थित होता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। सबसे पहले जाने आप लोग यूनिट बैग ऑफिस के बारे में, उसके बाद जाने आप लोग डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस के बारे में, उसके बाद आप लोग जाने सर्किल बैग ऑफिस के बारे में, और उसके बाद आप लोग जाने सेंट्रल बैग ऑफिस के बारे में। तो यूबीओ कहां स्थित होता है, यूनिट बैग ऑफिस कहां पर स्थित होता है, तो यूनिट बैग ऑफिस प्रत्येक पोस्ट ऑफिस में स्थित होता है, सिवाय ब्रांच ऑफिस को छोड़ करके, बीओ को छोड़ करके सभी पोस्ट ऑफिस को यूबीओ यूनिट बैग ऑफिस के रूप में जाना जाता है। डीबीओ कहां पर स्थित होते हैं, तो प्रत्येक जो रिकॉर्ड ऑफिस है, यानी कि एचआरओ हो या एसआरओ, आरएमएस के रिकॉर्ड ऑफिस डीबीओ के रूप में जाने जाते हैं, और कई जगह पर एचओ को भी डीबीओ के रूप में जाना जाता है। सर्किल बैग ऑफिस क्या होती है, तो जो सर्किल में पोस्टल स्टोर डिपोट होते हैं, पीएचडी पोस्टल स्टोर डिपोट होते हैं,
उन्हें सर्किल बैक ऑफिस के रूप में जाना जाता है। सेंट्रल बैक ऑफिस क्या होती है? तो जो आपका पोस्टल डायरेक्टरेट है, पोस्टल डायरेक्टरेट का जो डी सेक्शन है, पोस्टल डायरेक्टरेट का जो डी सेक्शन है वो सेंट्रल बैक ऑफिस के रूप में जाना जाता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अन्य जो ऑप्शंस हैं, अन्य जो अदर फैक्ट्स है, उनको भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे पहला एक और प्रश्न यहां से पूछा गया है जो कि आपका आउट ऑफ सिलेबस जैसे हम लोग बोल सकते हैं। यूनिट बैग ऑफिस अपनी बैग बैलेंस रिपोर्ट किसे भेजती है? तो वो डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस को भेजती है। डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस अपना बैग बैलेंस रिपोर्ट किसे भेजती है? तो वो सर्किल बैग ऑफिस को भेजती है, सर्किल बैग ऑफिस को भेजती है। और सर्किल बैग ऑफिस अपना बैग बैलेंस रिपोर्ट किसे भेजती है? तो सेंट्रल बैग ऑफिस को भेजती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। यूबीओ यूनिट बैग ऑफिस डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस को अपना डेली बैग बैलेंस रिपोर्ट भेजते हैं। कब भेजते हैं? डेली। और डीबीओ सर्किल बैग ऑफिस को अपना बैग बैलेंस रिपोर्ट कैसे भेजती है? वीकली, साप्ताहिक। और सर्किल बैग ऑफिस सेंट्रल बैग ऑफिस को अपनी जो रिपोर्ट भेजती है, बैग बैलेंस रिपोर्ट, वो कैसे भेजती है? वो भेजती है मंथली। आप लोग इनका भी ध्यान रखेंगे। ये आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन एक सर्किल में ऐसा प्रश्न पूछा गया है, आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 प्रश्न में पूछा गया कि मेल बैग कितने प्रकार के होते हैं? मेल बैग्स कितने प्रकार के होते हैं? मेल बैग्स के कितने टाइप है? ये भी आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो मेल बैग्स 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे कि मेल बैग 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला आप लोग नोट डाउन करते जाएं, स्टेशन मेल बैग। कौन सा है? स्टेशन मेल बैग। दूसरा कौन सा है? दूसरा है सॉर्टिंग मेल बैग। कौन सा है? सॉर्टिंग मेल बैग। तीसरा कौन सा है? तीसरा है कंबाइंड मेल बैग। तो ये तीनों मेल बैग के प्रकार है, स्टेशन मेल बैग, सॉर्टिंग मेल बैग, कंबाइंड मेल बैग। यहां से भी प्रश्न आपसे पूछे गए हैं। कई बार आपसे दो जो मेल बैग है, यानी कि मेल बैग के जो 2 प्रकार है, उनका आपको प्रश्न में दे देगा। और तीसरा जो प्रकार है उसको आपको ऑप्शंस में 4 ऑप्शंस देके पूछता है कि वो तीसरा प्रकार कौन सा है। यह प्रश्न ऐसे भी पूछा गया है कि 3 ऑप्शंस आपको सही दे दिए मेल बैग के, चौथा ऑप्शन आपको अलग दे दिया, और प्रश्न आपसे यह पूछा जाता है कौन सा मेल बैग का प्रकार नहीं है। तो तीनों चारों जो प्रश्न है उनको आप लोग ध्यान से नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 में निम्नलिखित में से कौन ड्यू बैग है? सही उत्तर का चुनाव करें। ड्यू बैग कौन कौन से होते हैं? तो ड्यू बैग वो बैग होते हैं अगर उन बैगों के जो आर्टिकल हैं वो हैं तब भी बंद करने हैं, और आर्टिकल नहीं है तब भी बैगों को बंद किया जाएगा। दूसरा टाइप है नॉट अ ड्यू बैग। इसका मतलब है कि अगर आर्टिकल है तभी इनको बंद किया जाएगा, आर्टिकल नहीं है तो बंद नहीं किया जाएगा। इस तरीके से आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। तो ड्यू बैग के प्रकार, ड्यू बैग कौन कौन से हैं ये पूछा गया है। तो मेल बैग एक ड्यू बैग है। दूसरा रजिस्टर्ड बैग भी एक ड्यू बैग है। तीसरा अकाउंट बैग भी ड्यू बैग होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 प्रश्न में पूछा गया कि संघ शासित चंडीगढ़ किस डाक परिमंडल के अधिकार क्षेत्र में आता है? मोस्टली जो सर्किल्स हैं, यानी कि बात करें राजस्थान सर्किल के बारे में, बात करें यूपी सर्किल के बारे में, बात करें एमपी सर्किल के बारे में, मोस्टली जो सर्किल्स हैं उनका जो अधिकार क्षेत्र है वो उस राज्य के भीतर ही होता है। जैसे राजस्थान सर्किल का जो अधिकार क्षेत्र है वो राजस्थान स्टेट में ही है। यूपी सर्किल का जो अधिकार क्षेत्र है वो यूपी स्टेट में ही है। एमपी सर्किल का जो अधिकार क्षेत्र है वो एमपी स्टेट में ही है। लेकिन 6 ऐसे सर्कल हैं जिनका अधिकार क्षेत्र एक स्टेट के अलावा अन्य राज्यों के अलावा, यानी कि अन्य राज्यों को भी शामिल करते हैं, क्षेत्रों को भी शामिल कर सकते हैं, और इसके अलावा यूनियन टेरिटरीज को भी शामिल कर सकते हैं। उनमें से एक कौन सा है? उनमें से एक पंजाब सर्कल भी है। पंजाब सर्कल में पंजाब राज्य के अलावा चंडीगढ़ का क्षेत्र भी आता है। इसलिए इस प्रश्न के लिए जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17वां प्रश्न जो आपसे पूछा जा रहा है, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मोस्टली ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन कई बार आपसे पूछा भी जाता है। तो आप लोग सभी जो सर्कल्स हैं, टोटल कितने सर्कल्स हैं इंडिया में? टोटल 23 सर्कल्स हैं।
23 सर्किल के जो मुख्यालय हैं, यानी कि 23 सर्किल के जो मुख्यालय हेडक्वार्टर्स हैं, उनका आप लोग याद रखेंगे कि कौन से सर्किल का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है। यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हरियाणा डाक परिमंडल का मुख्यालय किस शहर में है? हरियाणा डाक परिमंडल का मुख्यालय अंबाला शहर में है। और ऑप्शन में आपको अंबाला कैंट भी दिखता है, तो वो भी सही है। हरियाणा डाक परिमंडल का मुख्यालय अंबाला कैंट में स्थित है। इस बात का ध्यान रखें। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज है जो आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए, वो ये है कि ये एक सर्कल है। ये क्या है? आपका एक सर्कल है। उससे छोटा क्या होता है? रीजन होता है। क्या होता है? रीजन होता है। उससे भी छोटा क्या होता है? उससे छोटा डिवीजन होता है। क्या होता है? डिवीजन होता है। उससे भी छोटा क्या हो सकता है? सब डिवीजन या यूनिट हो सकते हैं। तो सर्कल के जो हेड होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? हेड ऑफ द सर्कल कहा जाता है। हेड ऑफ द सर्कल कौन होते हैं? सीपीएमजी यानी कि चीफ पोस्ट मास्टर जनरल होते हैं। रीजन के हेड कौन कौन होते हैं? हेड ऑफ द रीजन। इनको क्या कहा जाता है? इनको पोस्ट मास्टर जनरल यानी कि पीएमजी कहा जाता है। डिवीजन के हेड कौन? हेड ऑफ द डिवीजन। हेड ऑफ द डिवीजन कौन होते हैं? सुपरिटेंडेंट होंगे या सीनियर सुपरिटेंडेंट होंगे। तो इन बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे। सर्कल का जो हेड होता है वो हेड ऑफ द सर्कल, या बात करें सीपीएमजी होते हैं। बात करें रीजन की, रीजन के हेड कौन होते हैं? तो रीजन के हेड पोस्ट मास्टर जनरल यानी कि पीएमजी होते हैं। बात करें डिवीजन यानी कि मंडल के बारे में, तो मंडल के जो प्रमुख होते हैं वो एसपी या एसएसपी हो सकते हैं। डिवीजन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पोस्टल का डिवीजन, दूसरा होता है आरएमएस का डिवीजन। आरएमएस डिवीजन के जो हेड होंगे वो आरएमएस के सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट होंगे। पोस्टल डिवीजन के जो हेड होंगे वो पोस्टल डिवीजन के सुपरिटेंडेंट या सीनियर सुपरिटेंडेंट होंगे। यहां से प्रश्न पूछे गए, आप लोग इसका ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, कई बार पूछा गया प्रश्न, डाकघरों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? यानी कि पोस्ट ऑफिस के कितने प्रकार है? तो पोस्ट ऑफिस के 3 प्रकार। कौन कौन से? एचओ, दूसरा एसओ, तीसरा बीओ। अगर आपको कई बार ऐसा देखने को मिले एसओ इंक्लूडिंग ईडीएसओ, वो भी सही है। और यहां पर मिले बीओ इंक्लूडिंग ईडीबीओ, तो वो भी तीनों ऑप्शन सही है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बात करें हेड ऑफिस के बारे में, हेड ऑफिस के इंचार्ज कौन? हेड पोस्ट मास्टर। सब ऑफिस के इंचार्ज कौन? सब पोस्ट मास्टर। ब्रांच ऑफिस के हेड कौन? ब्रांच पोस्ट मास्टर। इस बात का ध्यान रखें। बीओ से संबंधित एक प्रश्न यह भी पूछा जाता है कि बीओ अधिकतम कितने समय के लिए खुलते हैं? 5 घंटे के लिए। बीओ अधिकतम कितने समय के लिए खुलते हैं? तो बीए अधिकतम 5 घंटे के लिए खुलते हैं। और बीओ न्यूनतम कितने घंटे के लिए खुलते हैं? तो बीओ न्यूनतम 4 घंटे के लिए खुलते हैं। यहां से प्रश्न पूछे गए हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। फर्स्ट क्लास की जो एचओ होती है, फर्स्ट क्लास की जो एचओ है, इनके इंचार्ज कौन होते हैं? ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो फर्स्ट क्लास के जो एचओ है, हेड ऑफिस है, उनके इंचार्ज फर्स्ट क्लास के हेड पोस्ट मास्टर हो सकते हैं, या कोई गजेटेड ऑफिसर हो सकता है, या सीनियर टाइम स्केल ऑफिसर हो सकता है। और इसके अलावा फर्स्ट क्लास की एचओ के इंचार्ज चीफ पोस्ट मास्टर भी हो सकते हैं। ये सारी चीजें एक जैसी हैं, आप लोग इनका ध्यान रखेंगे। एक अच्छा प्रश्न ये पूछा गया है कि फर्स्ट क्लास की जो हेड ऑफिस हैं, उनके जो इंचार्ज अधिकारी होते हैं वो अपनी ऑफिस में किनके अधिकारियों का प्रयोग करते हैं? तो फर्स्ट क्लास हेड ऑफिस के इंचार्ज अपनी ऑफिस में सुपरिटेंडेंट की जो पावर्स हैं उनका इस्तेमाल करते हैं। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19वें प्रश्न में पूछा गया कि फिलेटली ब्यूरो निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकताओं को पूरा करता है? तो फिलेटली का संबंध किससे है? स्टाम्प से है। और वो किससे संबंधित है? स्टाम्प से। तो वो किनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करेगा? स्टाम्प कलेक्टर की। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20वें प्रश्न में पूछा गया कि डाक शुल्क भुगतान निम्नलिखित में से किसके द्वारा मान्य नहीं है? तो पेमेंट ऑफ पोस्टेज 3 तरीके से किए जाते हैं जनरली। पहला है डाक टिकट चिपका करके, सामान्यतः हम लोग डाक टिकट चिपका के करते हैं। उसके बाद आप लोग एमपीसीएम काउंटर पर कैश देके भी कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रैंकिंग मशीन की छाप के माध्यम से भी आप लोग पेमेंट ऑफ पोस्टेज का भुगतान कर सकते हैं। लेकिन रेवेन्यू स्टैम्प्स यानी कि राजस्व टिकट के माध्यम से आप लोग पेमेंट ऑफ पोस्टेज नहीं कर सकते हैं, डाक शुल्क का भुगतान नहीं कर सकते हैं। इसलिए
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21वें प्रश्न में पूछा गया है कि फ्रैंकिंग मशीन क्या है। तो फ्रैंकिंग मशीन एक स्टाम्पिंग मशीन होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। अदर फैक्ट्स जो कि पूछे गए फ्रैंकिंग मशीन से संबंधित, फ्रैंकिंग मशीन का संबंध पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट के क्लॉज नंबर 11 से है। फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस को मंडल के प्रमुख यानी कि सुपरिटेंडेंट देते हैं। इसके अलावा फ्रैंक्ड आर्टिकल को, जो कि फ्रैंक्ड मशीन से छपे होते हैं, जिन्हें फ्रैंक्ड आर्टिकल कहा जाता है, फ्रैंक्ड आर्टिकल को अगर कोई व्यक्ति लेटर बॉक्स में पोस्ट करता है तो उसे अनपेड यानी कि बिना भुगतान किया हुआ आर्टिकल माना जाता है। इन सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। फ्रैंकिंग मशीन की जो छाप है वो रेड कलर की होती है, इस बात का ध्यान रखें। फ्रैंकिंग मशीन का जब भी मीटर सेट या रीसेट किया जाता है तो उसको पब्लिक रिलेशंस इंस्पेक्टर या उससे ऊपर के अधिकारी के द्वारा ही सेट या उसे रीसेट किया जा सकता है। इन सारे प्रश्नों का आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22वें प्रश्न में पूछा गया कि प्रत्येक पत्र को निम्नतम कितने डाकघरों द्वारा मुहरित होना चाहिए। यानी कि जो प्रत्येक लेटर है या प्रत्येक पैकेट की बात करें या प्रत्येक पार्सल की बात करें, इस पर कम से कम कितने पोस्ट ऑफिस की डेट स्टैंप्स लगनी चाहिए, वो आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो इसका आंसर है 2। एक लेटर, पैकेट या पार्सल को कम से कम 2 पोस्ट ऑफिस की डेट स्टैंप से छपा हुआ होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 23वें प्रश्न में पूछा गया कि अवितरित डाक का अंतिम निस्तारण किस कार्यालय में होता है। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है कि कोई एक आर्टिकल है, इस आर्टिकल को सेंडर ने भेजा यानी कि भेजने वाले व्यक्ति ने इसको किसके लिए भेजा है, प्रेषक प्राप्तकर्ता को भेजा है, यानी कि पाने वाले के एड्रेस पर भेजा। किसी कारणवश ये जो आर्टिकल है वो प्राप्तकर्ता ने नहीं लिया यानी कि लौटा दिया, किसके पास में जाएगा अभी आर्टिकल सेंडर के पास में जाएगा। सेंडर ने भी मना कर दिया या सेंडर के एड्रेस पर अधूरे एड्रेस के कारण या गलत एड्रेस के कारण ये आर्टिकल डिलीवर नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे आर्टिकल्स को हम लोग कहां पर भेजते हैं, RLO रिटर्न लेटर ऑफिस भेजते हैं। रिटर्न लेटर ऑफिस में कौन से आर्टिकल जाते हैं, ऐसे आर्टिकल जो कि अनक्लेम्ड हो यानी कि लावारिस हो, यानी कि कोई व्यक्ति उस पर दावा नहीं कर रहा हो, वो आर्टिकल। रिफ्यूज आर्टिकल यानी कि अस्वीकार किए हुए आर्टिकल्स भी वहीं जाते हैं। इसके अलावा बिना पते वाले आर्टिकल हो, बिना पते वाले आर्टिकल या अधूरे पते वाले जो आर्टिकल्स हैं वो सभी रिटर्न लेटर ऑफिस जाते हैं, RLO जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। RLO की आपसे परिभाषा कई बार पूछी गई है, इस बात का ध्यान रखें। RLO में रिटर्न की जगह पर, RLO की परिभाषा में रिटर्न की जगह पर रिटर्न है, ED लगा हुआ है, इस बात का आप लोग ध्यान रखें, अच्छे से इस बात को ध्यान रखें, यहां से भी प्रश्न बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 प्रश्न में पूछा गया है कि सामान्यतः टिकट को लिफाफे के पते की तरफ किस स्थान पर लगाना चाहिए। तो सामान्यतः डाक टिकट चिपकाने का जो तरीका है वो ये है कि जिस तरफ पता लिखा है उसका जो राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड का जो टॉप वाला जो कॉर्नर है वहां पर डाक टिकटों को चिपकाना चाहिए। और डाक टिकटों को किस तरीके से चिपकाया जाएगा, यानी कि उसके चिपकाने का जो सही तरीका है वो कहां पर लिखा गया है, ये भी आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो वो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के क्लॉज नंबर 23 में लिखा हुआ है, आप लोग इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, राइट हैंड टॉप कॉर्नर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्लॉज नंबर को आप लोगों ने जान लिया। मैनर ऑफ अपेक्सिंग पोस्टेज स्टैंप्स का जो रूल है वो पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 का क्लॉज नंबर 23 है, इस बात का ध्यान रखें। पैकिंग संबंधी नियम कहां पर लिखे हुए हैं, तो वो भी पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के क्लॉज नंबर 15 में है। सीलिंग संबंधी नियम पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के 16वें नंबर क्लॉज में। पोस्टिंग ऑफ कॉइन से संबंधित क्लॉज नंबर 17 है। इन सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 25वें प्रश्न में पूछा गया कि प्राधिकृत सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रेषित सरकारी डाक पर क्या लिखित होता है, यानी कि एक ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल है, उसको किसी सरकारी अधिकारी के द्वारा पोस्ट किया गया है, तो उस पर क्या लिखा हुआ होता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो उस पर एक शब्द लिखा हुआ होता है ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस, OIGS जैसे शॉर्ट में बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। वहीं अगर कोई ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल सरकारी कर्मचारियों के अलावा अन्य कोई व्यक्ति भेजता है तो उस पर शब्द लिखा हुआ होता है ऑन सर्विस। इन दोनों चीजों को आप लोग ध्यान रखेंगे।
प्रश्न यहां से पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 26वें प्रश्न में पूछा गया कि स्पीड पोस्ट कंसाइनमेंट हेतु बीमा सुविधा की अधिकतम राशि क्या है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति अपनी डाक को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना चाहता है और उसके साथ साथ वो उसका इंश्योरेंस यानी कि बीमा करना चाहता है, तो अधिकतम कितने अमाउंट का बीमा किया जा सकता है, ये आपसे प्रश्न पूछा गया है। इसका सही आंसर होगा, एक स्पीड पोस्ट के आर्टिकल को अधिकतम 1 लाख रुपए से इंश्योर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27वें प्रश्न में पूछा गया है कि जो अनरजिस्टर्ड पार्सल है, जिसे शॉर्ट में कई बार यूआरपी भी आप लोग लिखा हुआ देखेंगे, अनरजिस्टर्ड पार्सल हेतु अधिकतम भार सीमा कितने किलोग्राम है। तो एक अनरजिस्टर्ड पार्सल, एक अपंजीकृत पार्सल अधिकतम 4 किलोग्राम तक का हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। अगर किसी पार्सल का वजन 4 किलोग्राम से अधिक है तो उसे सिर्फ और सिर्फ पंजीकृत करके ही भेजा जा सकता है, उसे अपंजीकृत पार्सल के रूप में नहीं भेजा जाएगा। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। इस प्रश्न के लिए सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28वें प्रश्न में पूछा गया है कि एक आर्टिकल हो सकता है, एक आर्टिकल क्या हो सकता है। तो एक आर्टिकल रजिस्टर्ड लेटर भी हो सकता है, रजिस्टर्ड पार्सल भी हो सकता है, बीपी रजिस्टर्ड पार्सल भी हो सकता है, वैल्यू पेबल रजिस्टर्ड पार्सल भी हो सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 29वें प्रश्न से सीखने वाली बात यह है कि आपसे ब्याज दरें भी पूछी जाती हैं, और ब्याज दरें कौन सी पूछी जाएंगी इस बात का भी आप लोग ध्यान रखें। तो आपसे टाइम दिया हुआ है 2022 और 23, पूरे साल में 4 बार ब्याज चेंज होती है, इसलिए वो आपसे ये भी पूछ रहा है कि सेकंड क्वार्टर वाली मुझे बताओ। तो 2023 के एग्जाम में जो ब्याज रेट जनवरी से चेंज हुई थी, आप लोग ध्यान रखें, वो साल का चौथा क्वार्टर है, वो साल का कौन सा तिमाही है, वो चौथी तिमाही है। इस बात का भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो क्वार्टर किस तरीके से शुरुआत होते हैं, तो आपकी जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से शुरू होती है और 31 मार्च को खत्म होती है। क्वार्टर 3 महीने के होते हैं, यानी कि पहला क्वार्टर कब से चालू होगा, तो पहला क्वार्टर 1 अप्रैल से चालू होगा। कब तक चलेगा, अप्रैल, मई और जून तक चलेगा। दूसरा क्वार्टर चलेगा कब से, जुलाई से, जुलाई, अगस्त और सितंबर। तीसरा क्वार्टर कब से चलेगा, तीसरा क्वार्टर चलेगा आपका अक्टूबर से, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। चौथा क्वार्टर कब से चलेगा, चौथा क्वार्टर चलेगा आपसे जनवरी से, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो आप लोगों को प्रश्न में पूछा जाएगा, तो आप लोग ध्यान रखें कि आपसे चौथा क्वार्टर के बारे में पूछ रहा है या पहले, दूसरे, तीसरे, जो भी आपसे क्वार्टर में पूछा जाए उस तरीके से आप लोग अपनी इंटरेस्ट रेट का ध्यान रखेंगे। और यहां इस प्रश्न के लिए कोई आंसर नहीं दिया जा रहा है, आप लोग अपना लेटेस्ट आंसर याद रखें। क्वेश्चन नंबर 30वें प्रश्न में पूछा गया है कि डाकघर सावधि जमा खाता किस प्रकार का नहीं होता है। तो आपसे यह पूछा जा रहा है कि जो टीडी अकाउंट है वो कैसे कैसे खोले जाते हैं। तो टीडी अकाउंट्स, 1 वर्ष की टीडी भी पोस्ट ऑफिस में खोली जाती है, 2 वर्ष की खोली जाती है, 3 वर्ष के टीडी अकाउंट भी खोले जाते हैं, और उसके बाद में 5 वर्ष के टीडी अकाउंट खोले जाते हैं। 4 वर्ष का कोई भी टीडी अकाउंट नहीं खोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही आंसर। इस बात का आप लोग ध्यान रखें। टीडी से संबंधित बहुत अच्छा प्रश्न, टीडी मिनिमम 1000 रुपए से खोली जाती है, टीडी 100 रुपए के गुणक में खोली जाती है, टीडी एक व्यक्ति अपने नाम से कितने भी अकाउंट खोल सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। टीडी अमाउंट कितने भी राशि की खोली जा सकती है, अधिकतम राशि की कोई लिमिट नहीं है, मिनिमम की 1000 है। इसके अलावा ध्यान रखने वाली बातें जो है वो ये है कि जो टीडी अकाउंट है वो 3 वयस्क व्यक्ति मिलकर भी इसको खुलवा सकते हैं, ये भी आपसे पूछे गए हैं। इन सारी चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसी के साथ इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। ये है अंत इस वीडियो का। धन्यवाद।